जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? मैंने तुम लोगों को मेटल कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये डिफरेंस बताया था कि इन दोनों में जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसका रीजन क्या है और उसको फाइंड करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। हाँ या ना? एक बार फिर से याद दिला देता हूं। अगर मान लो मेटल की रॉड है और मेटल की रॉड का मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है तो दो अलग अलग जगह पर उसका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, पर अगर दो अलग अलग बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का और उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो सेम कभी नहीं आएगा। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन की, इन बहुत सारी चीजों की वजह से उनका रेजिस्टेंस अलग अलग ही रहेगा। तो क्या हम कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर पाएंगे? करना तो है ही। तो प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है, बस यही दिक्कत थी ना। तो अब एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं। कंडक्टिविटी और इसके अलावा मैं तुम्हें और क्या क्या बताया था बच्चों? ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। याद है कि नहीं? जी स्टार L/A। हाँ है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेल किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। और एक बात बच्चों, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन चारों में से अगर मुझे कोई एक भी चीज मिल गई तो बाकी चीजें मैं खुद ही फाइंड कर सकता हूं। हाँ या ना? तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल किन किन चीजों पर डिपेंड करती है बच्चों? किन किन चीजों पर डिपेंड करती है जल्दी बताओ। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर कि वो क्या कंडक्टिविटी शो करेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? किसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों? जिनका अल्फा 100% होता है, यानी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पे अल्फा हमेशा 100% से कम ही रहेगा, तभी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बल्कि कम नहीं, बहुत कम होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये डिसोशिएट होता ही नहीं है, मतलब नेग्लिजिबली डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल बताओ बच्चों। HCl, NaCl, ZnCl2, MgCl2, FeCl2 एक्सेट्रा, सॉल्ट। और इसका एग्जांपल बताओ बच्चों। NH4OH, CH3COOH, C6H5COOH, CH3CH2NH2 एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो वो जल्दी डिसोशिएट होगा, ज्यादा डिसोशिएट होगा। आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी अच्छी शो करेगा या नहीं? और कम करेगा तो फिर वो कंडक्टिविटी भी कम शो करेगा। तो पढ़ तो हम ये रहे ना, कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ये बात बच्चों समझ में आ गई कि नहीं? दूसरा और किस पे डिपेंड करता है बच्चों? साइज ऑफ आयन पे। कंडक्टिविटी आयन के साइज पे भी डिपेंड करती है। पूछो क्यों? छोटा आयन होगा जल्दी मूव कर सकता है, बड़ा आयन होगा तो जल्दी मूव कर पाएगा नहीं। तो साइज ऑफ आयन, यानी कि इफ साइज ऑफ आयन इज स्मॉल देन its mobility is greater and vice versa।
वाइस वर्सा समझ गए ना? अगर आयन बड़ा हुआ तो वो धीरे धीरे मूव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, बच्चों ये जब डिसोशिएट होता है तो क्या मिलता है? एक तो H प्लस आयन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस। हाँ या ना? अब आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? हमको साफ दिख रहा है कि H प्लस का आयन जो है वो स्मॉल इन साइज है, और जबकि ये वाला आयन कैसा है? बिगर आयन। इसको इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? और किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है? मतलब कुल मिला के उसकी विस्कोसिटी। क्योंकि अगर मान लो आयन स्मॉल है लेकिन विस्कोसिटी ज्यादा है, जैसे कि वो गाढ़ा है बहुत, तब भी तो आयन मूव नहीं कर पाएंगे, तो यानी उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर, इन पांचों फैक्टर पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। भाई जरा सोचो, अगर मान लो आयंस छोटे हैं, मोबाइल है, पर जो सॉल्यूशन है वो खुद ही बहुत ज्यादा विस्कस है, तो भी वो तेज मूव नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। मान लो 100% डिसोशिएट तो हो रहे हैं पर कंसंट्रेशन कम है, तो नंबर ऑफ आयंस कम तब भी रह जाएगा। या मान लो टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो भी वो मूव नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो इजीली मूव कर पाएंगे। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे। तो अब जरा देखते हैं कि कैसे हम किसी का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये क्लियर है ना? इरेज कर दूं? पक्का? चले आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल। किसी भी सेल की कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं? बच्चों कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कापा से। हाँ या ना? कोई तरीका है डायरेक्ट जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टिविटी मिल जाए? एनसीईआरटी में कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है ना, दिखाना जरा एक सेकंड। बच्चों एक बुक देना। बुक में एक कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम दिया हुआ है, बल्कि कई सारे ये रहा। तो इसमें तुम्हें दो डायग्राम नजर आ रहे होंगे, मिले? ये दोनों क्या है? कंडक्टिविटी सेल जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, पकड़ो इसको, कोई मेटल का कंडक्टर होता तो उसका रेजिस्टेंस एक बार को हम सोचते कि कैसे फाइंड करना है, ओम्स लॉ लगाते या कुछ भी करते, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? कोई तरीका है तुम्हारे पास? कोई है तरीका? तो अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूं जो फिजिक्स में भी काम आएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बना के दिखाऊं? देखो बच्चों, टॉपिक तो यही है, पर अभी मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूं? व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बच्चों, ये पतंग नहीं है, इसको देखते जाओ भी।
वीडियो चालू है क्या? चलो कोई बात नहीं। ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जिसको नाम दिया गया है व्हीटस्टोन। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है, इसका वोल्टेज V है, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे करंट पहुंचेगा I करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितने रास्तों में डिवाइड हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, क्योंकि फिजिक्स में हमारा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है, कोई मुझे बताएगा ये सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? इसमें ये चारों रेजिस्टेंस, या मैं अगर बीच में यहाँ पर एक और लगा दूं G की जगह, तो ये तुम्हें सीरीज में नजर आ रहे हैं पैरेलल में? बच्चों ना ही ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ गए ना? इस कॉम्बिनेशन को याद कर लो, अपने जहन में बिठा लो, इसको क्या बोलते हैं? मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, देखो अभी आप पहले इसको समझो, पहले इसको समझ लो फिर वहां आते हैं। बच्चों यहाँ से करंट निकला I करंट यहाँ जब पहुंचेगा तो इसको कितने रास्ते मिले? 2। तो एक कुछ करंट यहाँ चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। बच्चों इसकी जो डिटेल्ड डेरिवेशन है वो हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इसका यूज कैसे हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, और मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ होता क्या है। तो करंट आधा यहाँ, आधा नहीं, कुछ यहाँ चला जाएगा और रिमेनिंग यहाँ चला जाएगा, सही है? तो बच्चों मान लेते हैं इसमें करंट क्या, पहले यहाँ पर I था, इस ब्रांच में गया I1, तो बच्चों इस ब्रांच में कितना जाएगा नीचे? I माइनस I1, कोई दिक्कत? फिर बच्चों जब ये I1 करंट यहाँ पहुंचेगा तो फिर अगेन इसको 2 रास्ते मिल गए, तो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। तो जो नीचे वाली ब्रांच में करंट गया है इसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? IG। क्या नाम दिया? IG। और बच्चों अब जो इस ब्रांच में करंट जाएगा वो क्या होगा? I1 माइनस IG, कोई दिक्कत? I1 आया ना, I1 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये IG है अगर, तो ये I1 माइनस IG तो हुआ। अब बच्चों एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट यहां से आ रहा है, दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ऐड अप होकर इधर कितना जाएगा? I माइनस I1 प्लस, क्योंकि ये वाला इसमें आगे जुड़ गया, तो दिस प्लस दिस बिकम्स दिस। अब बच्चों ये क्या हुआ? I1 से I1 कटेगा। अभी जब ये दोनों करंट इधर से आएंगे और मिलेंगे तो बच्चों चेक करना यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है? I1 माइनस IG, और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है? दिस वन। आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा करंट I, चेक करके देख लो। ये देखो ये कितना है? I माइनस I1 प्लस IG, और आप ये ऐड कर रहे हो प्लस I1 माइनस IG, क्या बचा? तो इसका मतलब मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है, यहां तक कोई दिक्कत? हालांकि ये देखो फिजिक्स का पार्ट है, ये कोई समझाने का भी यहाँ फायदा नहीं है। अब आप एक बात दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, अगर इफ, मैंने यहां कंडीशन लगा दी है, इफ एंड बट वाली, यदि IG हो गया 0, मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा अगर, तो याद रखना ब्रिज हो जाएगा बैलेंस। इफ के साथ हमेशा क्या आता है? देन। यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो यदि IG 0 हो गया देन ब्रिज इज बैलेंस। तो ब्रिज क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा। ये रट लो, और साथ में ये भी रट लो कि अगर ये ब्रिज बैलेंस हो गया तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाएगा, इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाएगा।
ये मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है। अगर इसमें कभी आपको दिया हो या फाइंड करके सॉल्व करके कभी ऐसा फिजिक्स में मिल जाए कि IG 0 है, तो क्वेश्चन में देगा IG की वैल्यू 0, और या फिर सॉल्व करके आ जाएगा। तो अगर IG 0 आ गया कैसे भी करके, तो आप ये समझ लेना इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिज कैसा कहलाएगा? ब्रिज अगर बैलेंस है तो याद रखना रेजिस्टेंस का क्या रेशियो का कॉम्बिनेशन बनेगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। पर मैं ये भी लिख सकता हूं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब R1 अपॉन R3 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। पूछो कैसे? बच्चों अगर मान लो, अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर यही सही है, तो आप चेक कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? चेक करो, R1 का इंटू हो जाएगा R4 से, और R3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 से, आया ना? तो क्या R1 के अपॉन में मैं R3 ला सकता हूं, और R2 के अपॉन में R4? चेक कर लो, समझ में आ गया? तो बच्चों ये रटना पड़ेगा क्या? पहली बात तो इन दोनों में से कोई एक याद कर लो, रटने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ आपको ये याद रखना है अगर ब्रिज बैलेंस है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये बात बच्चों समझ में आ गई? और इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है इक्वल, तो पक्का ब्रिज बैलेंस रहा होगा और हम IG की वैल्यू ले लेंगे 0। नहीं आ रहा समझ में? फिर से सुन लो, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू है का मतलब ये हुआ कि आपको चारों रेजिस्टेंस अगर गिवन है, अगर चारों रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप चेक कर लेना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो पक्का ब्रिज कैसा होगा? बैलेंस। और अगर बैलेंस है तो IG की वैल्यू क्या होगी? समझ में आ गया? और बच्चों अगर IG की वैल्यू 0 हुई तो जरा सोचो इस ब्रांच में कोई करंट जा रहा है? नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा ना? तो इसका मतलब यहां से ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी करंट की, हाँ या ना? अभी फिलहाल मेरा फोकस करंट पे है भी, ठीक है? अब बच्चों तुम दिमाग लगा के बताओ, अगर इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है तो मैं उसको मिटा देता हूं। अब बताओ, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे इस सिस्टम का? कोई भी कर लेगा। R1 प्लस R3, R2 प्लस R4 सीरीज में है ना, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देना। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? चलो बताओ, R1 है 2 ओम, R2 है 4 ओम, R3 है 3 ओम, और R4 है 6 ओम। कोई मुझे बताएगा ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं? क्या है? ब्रिज बैलेंस है। कैसे पता? आप चेक करो, दिस अपॉन दिस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 3 अपॉन 6, काटोगे तो बच्चों क्या आएगा? लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं दिस अपॉन दिस करना है तो कर लो 2 अपॉन 3, एंड दिस अपॉन दिस करना है तो कर लो 4 अपॉन 6, 2 2 4, 2 3 6, तब भी तो रेशियो तो सेम ही आ रहा है, आ रहा है ना? तो क्या है? ब्रिज बैलेंस हुआ। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप अपने दिमाग से ये वाली लाइन खुद ही हटा देना। अब अगर मैं इसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोलूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 + 3 5 और 4 + 6 10। तो बच्चों क्योंकि ये पैरेलल में है दोनों, फिर कितना हो जाएगा? 20/6 ओम। हाँ या ना? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? मेरी बात समझ में आ गई पक्का? चलो अगला बताओ। क्या ये वाला ब्रिज बैलेंस है? चेक करो, 3/15 इज इक्वल टू 2/10।
तो 3/15 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 5 are 10, सही है, समझ में आ रहा है। तो ब्रिज अगर कभी भी बैलेंस हुआ तो याद रखना फिर इस वाली ब्रांच में करंट हो जाता है 0, और अगर ब्रांच में करंट 0 दिया हुआ है तो फिर ब्रिज बैलेंस हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कितने बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ गया, चले आगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या लेना देना है बताता हूं अभी। अब बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का काम सुनो, ये बनाया ही क्यों गया है, इसका पर्पस क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आपको अगर 3 नॉन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, यानी 3 ऐसे रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो चौथा अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये है R1, R2 और ये है R4। बच्चों मान लेते हैं ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, R1 पता है, R2 पता है, R4 पता है, और जो नहीं पता वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों चेक करो बुक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे ही दिया हुआ था, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोल रहे थे, ऐसे ही था ना। तो अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस नोन है और ये एक अननोन है जिसको नाम दे देते हैं R3। अरे भाई ये कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो क्या अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे? तो वो बच्चों तभी कर पाओगे अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो। अगर क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या आप दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख सकते हो? क्या आप हमेशा ये रेशियो इक्वल लिख सकते हो? नहीं, सिर्फ तभी लिख सकते हो जब ब्रिज बैलेंस होगा। तो अगर मान लो ब्रिज बैलेंस है तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो R1 अपॉन R2 यहां पे लिख दो बच्चों ऊपर, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। R3 अपॉन ऐसा ही होगा, अगर ब्रिज बैलेंस है तो IG 0 हो जाएगा, और अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप ये रेशियो इक्वल लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सही है। तो हमें फाइंड करना है R3, तो जरा चेक करो R4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 R4 अपॉन R2, सही है गलत है? तो चेक करो ये तीनों रेजिस्टेंस नोन है, इन तीनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, या आप जो यहाँ पे लगा रहे हो रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू आपको पता है। तो 3 नॉन रेजिस्टेंस की मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। तो चेक करो क्या आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस नहीं आ गया? यही दिक्कत थी ना, इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें? तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस किससे फाइंड करा बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, क्या आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया? तो क्या आप कंडक्टेंस भी फाइंड कर लोगे? कैसे? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके। अगर मान लो इसी R3 का रेसिप्रोकल कर दूं, क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दोगे क्या आ जाएगा? एक बच्चा कह रहा है कंडक्टर, अच्छा ठीक है, क्या कंडक्टेंस आ जाएगा? बच्चों रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी, बोलो हाँ, और रेजिस्टिविटी आ जाएगी तो कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, हाँ या ना? तो बस हमें इन चारों में से एक ही चीज चाहिए थी, रेजिस्टेंस या कुछ और अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो वो, और फिर हमारे पास चारों चीजें आ जाएंगी। कोई दिक्कत? चले आगे। तो कुल मिलाकर हम लोग जो है सेल का क्या फाइंड करना चाहते हैं बच्चों? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हमने क्या किसकी हेल्प ली? व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हमको रेजिस्टेंस मिल गया। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? कंडक्टिविटी। इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको तो कंडक्टिविटी फाइंड करना है ना। तो क्या होता है बच्चों कंडक्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होता है?
रेजिस्टिविटी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ही होता है, बस लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाता है। ठीक वैसे ही कंडक्टिविटी कोई नया टॉपिक नहीं है। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस ही है, बस लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया गया है। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द conductance of the electrolytic cell having length 1 centimeter and area of plates is equal to 1 centimeter square। बस खत्म, समझ गए ना? तो बच्चों कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, कंडक्टिविटी कापा विच इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज नहीं सॉरी, पहले हम लोग ना कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस होता है जी, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r, और r हमने कहां से निकाला है? व्हीटस्टोन से। अब हमें फाइंड करना है सपोज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का 1/ρ, और r इज इक्वल टू ρ L अपॉन ए। या एक काम करो ना, एक काम करो, इसको अलग से मत निकालो, G इज इक्वल टू 1/r। बच्चों r का फॉर्मूला क्या हो गया? ρ L और ऊपर ए आ जाएगा। अब जरा चेक करो 1/ρ क्या होता है? कापा, और L/A क्या होता है? G स्टार। L/A क्या होता है? इसको हमने क्या नाम दिया था? सेल कांस्टेंट। भूल गए ना? याद है? तो कापा यानी कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू G स्टार। कोई दिक्कत? बच्चों इसकी SI यूनिट क्या होगी, चेक करके बताओ। कंडक्टेंस, यह काम करो, यहां से कापा की यूनिट निकाल लो। जी की SI यूनिट क्या है? ओम इनवर्स। जी की SI यूनिट क्या है? यहां से चेक कर लो, ओम इनवर्स। और G स्टार L अपॉन ए, यानी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर -1 आ जाएगा, या फिर साइमन पर मीटर, या फिर MHO पर मीटर। ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, या हम इसको अगर ओम लिखते हैं तो इनवर्स लगाना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग सेल की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अब तक का सबसे मेन टास्क ये था कि किसी कंडक्टिविटी सेल की कंडक्टिविटी कैसे फाइंड की जाती है। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। पहले मैं हेडिंग का नाम लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। सवाल यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो अगर दो अलग अलग लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो धीरे धीरे सारी चीज फिक्स करते हुए जा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर फिक्स कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, केमिकल भी वो सेम ही ले रहे हैं, रेजिस्टेंस भी व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लिया, कंडक्टिविटी, तो क्या कंडक्टिविटी सेम आएगी अगर दो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो तब भी जरूरी नहीं है कि उनका आंसर सेम ही आए, जबकि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम कर दिया था। फिर भी क्योंकि हो सकता है कि उसकी कंसंट्रेशन बच्चे अलग अलग ले रहे हो, हाँ या ना, तो हमने उसकी कंसंट्रेशन को फिक्स करने के लिए डेवलप किया एक नया टर्म, मोलर कंडक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? कुछ अज्यूम कर पा रहे हो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब? पक्का आपने उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो भी आप केमिकल या इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल ली होगी, हाँ या ना? यानी कि कंडक्टिविटी ये क्या होता है? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ all the ions
present in 1 mole volume in the given volume, conductivity of all the ions present in the 1 mole present in the volume या given volume in 1 mole electrolytes, यानी कुल मिलाकर उस इलेक्ट्रोलाइटिक या कंडक्टिविटी सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन क्या ले ली है 1 मोल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। ये लैम्डा है, समझ गए ना? ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा एम से। ठीक है, तो लैम्डा एम एक्चुअली क्या है? कंडक्टिविटी ही है, आपका ही है, पर यूनिट कंसंट्रेशन, पर यूनिट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम किसके टर्म्स में ले रहे हैं बच्चों? मोल, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है? तो मोल तो मोलैरिटी हो गई। तो बच्चों फॉर्मूला बताओ जल्दी से, लैम्डा एम का क्या हो गया? कापा का फॉर्मूला क्या होता है? जी स्टार और मोलैरिटी मोल पर लीटर। हाँ या ना? तो बच्चों इसको जी स्टार लिखने से अच्छा है के ही रहने दो, क्योंकि के खुद ही अपने आप में क्या है? कंडक्टिविटी तो है ना, तो कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी। तो बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। हाँ या ना? बच्चों वैसे तो इसकी ऐसा यूनिट यही है, पर अगर एक ही ऐसा यूनिट के अंदर दो चीजें सेम क्वांटिटी की हो तो उसको हम चेंज करके कम से कम रखना चाहेंगे। तो जरा चेक करो, ये मीटर इनवर्स और ये लीटर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम को लीटर में भी नापते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी नापते हैं। तो इन दोनों को सेम बनाया जा सकता है कि नहीं? तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 1 लीटर इज इक्वल 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, यानी लीटर की जगह में 10 पावर -3 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पुट कर दो जरा, ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मोल इनवर्स मीटर क्यूब। अब मीटर इनवर्स और मीटर क्यूब मिला के क्या हो गया? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये आपको याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट याद कर लो, यहां से क्वेश्चन आता है। एक बच्चा बुक देना जरा, यहां से कई बार एमसीक्यू या 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, ये रहा, मिला? यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसे करके दिया है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, पेज नंबर 45 है नई वाली बुक में। अब मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चों, देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो ओम इनवर्स होता है उसको हम लोग साइमन बोलते हैं। हाँ या ना? तो इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब वो ये कह रहा है कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल अगर मैं लेता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू, बच्चों 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। चेक कर लो, नहीं आ रहा समझ में? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। हाँ या ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 10 पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
और अगर मान लो मुझे 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल से साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में जाना हो तो क्या करोगे? 10 पावर -4 कर दोगे। हाँ या ना? ये काम तो बचपन से करते आ रहे हो। एक बड़ी यूनिट से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़ी यूनिट में जाओगे तो डिवाइड करोगे, तो 10 पावर -4 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला भैया याद कर लेना अच्छे से। फॉर्मूला क्या है? एसआई यूनिट है। ये किसकी एसआई यूनिट है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी की। और एक बात बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी याद कर लेना। इसका फॉर्मूला क्या है? और अगर इसके पीछे देखो, मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर मीटर इनवर्स है तो ये ठीक है। अगर यहाँ देखो फॉर्मूला तो वैसे यही है, वो तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, पर अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स लेते हो तो यहाँ पर एक 1000 आ जाएगा, क्योंकि वो 10 पावर 3 भी तो आया था ना। जब लीटर को आप मीटर क्यूब में ला रहे थे तो अपॉन में 1000 भी था, तो वो घूम के ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये है इसकी एसआई यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है और प्रैक्टिकल यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कोई दिक्कत? चले आगे। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।